सामने आ गया और फिर से झारखंड में हेमंत सरकार की वापसी और बहुमत के साथ वापसी। किसी तरह की कोई लहर नहीं दिखी, लेकिन ये लहर अंडर करंट हम कह सकते हैं इसे, और यहाँ की जनता ने दिखा दिया भारी बहुमत के साथ हेमंत सोरेन की वापसी। तमाम एग्जिट पोल फेल हो गए और हेमंत सरकार फिर से झारखंड में बनने जा रही है। आंकड़े जो थे, देखिए हमने पहले भी बताया था, 35 के पेज ने ये कमाल कर दिखाया है, जिस पर बहुत टफ फाइट थी, कुछ नहीं कहा जा रहा था, वही 35 सीटों ने कमाल कर दिखाया है और ये एक बड़ी लीड मिलती हुई नजर आई हेमंत सोरेन की सेना को, और हेमंत सेना ने कमाल कर दिखाया और बहुमत की सरकार झारखंड में बनाती हुई। एक बार फिर से आपको आंकड़े दिखा दें, उसके बाद हम चर्चा में चलेंगे कि आखिर क्यों इतना ज्यादा बहुमत मिला है, क्या वजह थी, इस बार कौन सा फैक्टर काम किया है। जेएमएम अकेले 34 सीटों पर लीड करती हुई, और देखिए 2019 में जो आंकड़े थे वो 30 सीटों पर जेएमएम ने जीत हासिल की थी, और इस बार 34 सीटों पर 4 सीटें ऐड हुई हैं जेएमएम के खाते में। सीपीआईएमएल ने 2 सीटें जीती है, कांग्रेस ने 16 सीटें, पिछली बार भी कांग्रेस की थी, इस बार भी 16 सीटें हैं, लेकिन बदल गई हैं, कई सीट पर हार भी मिली है और 6 निर्णायक बढ़त, लेकिन हम इसे मानकर चल रहे हैं कि अब वो जीत में तब्दील हो गई। आरजेडी ने बेहतर प्रदर्शन किया है जेएमएम के साथ। इस चुनाव में आरजेडी पर नजरें टिकी रही। देखिए 4 सीटों पर आरजेडी ने यहां पर कमाल कर दिखाया है और 56 सीटों के साथ हेमंत की सेना ने वापसी की है। बीजेपी 2019 में 25 सीटों पर थी, वो 4 सीटों का लॉस हुआ है और 4 सीटें ये जेएमएम के खाते में चली गई हैं, जो पिछली बार 30 थी, ऐसा हम आकलन कर सकते हैं। इस बार एलजेपी ने अपना 100% दिया है। एलजेपी को 1 सीट मिली और उसने वो सीट जीत ली है, चतरा की सीट। जेडीयू से सरयू राय ने भी जमशेदपुर पश्चिमी की जंग जीती है और मंत्री बन्ना गुप्ता को उन्होंने हरा दिया है। यहाँ से आजसू की सीटें कम हुई हैं, लग रहा था इस बार आजसू कुछ कमाल करेगी और ज्यादा सीटें उसके खाते में आएंगी, लेकिन आजसू 1 सीट पर ही सिमट गई। और सबसे बड़ी बात कि आजसू सुप्रीमो भी अपनी सीट नहीं बचा सके। ये मौजूदा ग्राफ है, 24 पर एनडीए और 56 पर इंडिया फोल्डर नजर आ रहा है, लेकिन जेएलकेएम 1 सीट जयराम महतो के खाते में गई है और मंत्री बेबी देवी को उन्होंने हराया डुमरी से, जेएलकेएम के खाते में ये सीट गई है। अब हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले गंगेश जी के पास जाते हैं, एडिटर इन चीफ के पास, कि आखिर ये जो आंकड़े हैं, ये 56 और 24, इसकी वजह क्या है। गंगेश जी देखिए, जीए मीर का जो बयान आया, उन्होंने कहा सबकी नजरें टिकी थी इस बार तीसरे मोर्चे यानी जेएलकेएम की तरफ से, और उन्होंने कहा कि कैंची अपने आप नहीं चलती है, कैंची को हाथ चलाता है, और हाथ ने जो इशारा किया कैंची ने वो काम किया है और कैंची ने जाकर कमल को काट दिया। क्या इसे मानते हैं, सही है? देखिए बिल्कुल, जेएलकेएम एक बड़ा फैक्टर है इस चुनाव से। जो चीज़ें आप याद के तौर पर ले जाएंगे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ लेके जाएंगी और पॉलिटिकल पंडित लेकर जाएंगे, वो जेएलकेएम है। जेएलकेएम लोकसभा चुनाव में ही ये तय हो गया था कि जेएलकेएम फैक्टर बड़ा होने वाला है। बीजेपी ने इस बार सारी कोशिशें की, लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने जेएलकेएम को अपनी तरफ लाने की कोशिश नहीं की, जबकि वो सीधा सीधा उनके वोट बैंक को इफेक्ट करने वाला था। तो वो प्रयास नहीं हुआ। स्ट्रेटेजिकली बीजेपी वहाँ फेल रही, उन्होंने उस ओर कंसिडर नहीं किया। उनकी पूरी कोशिश ये रही कि जेएमएम को किसी तरह से डैमेज किया जाए कोल्हान में और संथाल में, लेकिन कोल्हान में अगर बहुत आंशिक सफलता मिली भी है, तो संथाल में तो बिल्कुल भी नहीं मिली। तो ये एक बड़ा फैक्टर रहा। तो आप जब अपनी पूरी ताकत कोल्हान और संथाल में लगाते हैं, तो छूटा क्या? छूट गया आपसे पलामू, हजारीबाग और इधर का एरिया, रांची का एरिया। पलामू में पूरी तरह से डैमेज हुई है पार्टी। पलामू में जो भी वापसी की गुंजाइश थी वो ख़त्म हो गई, और जो रांची के आसपास सराउंडिंग्स का एरिया था, कांके की सीट हार जाना, ये अपने आप में बड़ी बात है। 35 साल बाद बीजेपी वहां से हटी है। ये बहुत बड़ी बात है। और रांची को एक तरह से अभेद्य किला माना जाता था, वहाँ पर आप सीट हार जाते हैं। तो जेएलकेएम का जो असर है वो आपने कहीं कैलकुलेट नहीं किया, और इस तरफ कोई काम नहीं हुआ। अगर ठीक है कि जेएलकेएम को आप अपने साथ नहीं भी ला सकते थे, तो उनका जो वोट मैनेजमेंट था उस ओर ध्यान देना चाहिए था, उस ओर नहीं गया।
दूसरी कमी जो साफ साफ दिखी वो ये है कि सांसद जहाँ एकमात्र जगह पर मुझे जो दिखाई पड़ा है वो हज़ारीबाग में सांसद हज़ारीबाग के मनीष जायसवाल वो अपने कैंडिडेट के साथ दिखाई पड़े। चूँकि वो अभी हाल में चुनकर आए थे, इस चुनाव में उनका चेहरा मायने रखता था सांसदों का। वो सांसद बाकी के क्षेत्र में वो सांसद नहीं दिखाई पड़े, वो एक मेजर मामला था। इसके अलावा ये बड़ा मुद्दा है, जब आप आधी अधूरी ताकत से लड़ते हैं तो ये मुश्किल होती है। इसके अलावा मुझे जो लगता है कि जेएमएम ने अपने पॉजिटिव वोट्स बहुत कलेक्ट किए हैं। मैया योजना एक बड़ा फैक्टर है, नए कंपेनर के रूप में कल्पना सोरेन का उभरना एक बड़ा फैक्टर है। मैं कहूँगा चूँकि इन्होंने कैंपेनर की बात की है तो हेमंत सोरेन का एक ट्वीट आया है, हमारे स्टार कैंपेनर का स्वागत है। मैं कहूँगा कि इसे अगर कैमरामैन नज़दीक करके दिखा सकें, ये देखिए कल्पना हेमंत सोरेन ने भी कबूल किया कि कल्पना सोरेन स्टार प्रचारक के रूप में उभरी है। इस चुनाव में अगर कुछ चीजें आप लेकर जाएंगे, श्रेय है वो कल्पना सोरेन को, एक फैक्टर चेहरा है। देखिए ये बार मैं भी कह रही थी कि 2 मैया ने कमाल किया है। एक तो मैया सम्मान योजना जिसकी वजह से ये नतीजे सामने आए हैं, ये जो 56 का आंकड़ा है, और दूसरी कल्पना सोरेन, ये भी एक बड़ी फैक्टर है कि ये 56 सीटें इंडी फोल्डर के खाते में जा रही हैं। उदय, क्या मानते हैं जेल केम के आने से ये सीटें बढ़ी? आजसू बड़े घाटे में गई है, आजसू के अस्तित्व पर अब सवाल उठने लगेगा जेल केम के बाद आने से। लगातार हम भी ये कह रहे थे कि ये किसे नुकसान पहुंचाएगी, क्या आजसू के लिए खतरा है? अब लग रहा है आंकड़ों को देखने के बाद। देखिए आजसू को अब पूरा आत्ममंथन करना होगा, क्योंकि वो लगातार एनडीए के साथ लगभग 2005 के चुनाव से मजबूती से थी। सिर्फ 2019 में ऐसा हुआ था जब उन दोनों ने आपस में मुकाबला किया था, और देखिए उसी के खामियाजा था। कहीं न कहीं पिछड़ा वोट जो बीजेपी के साथ हुआ करता था, महतो समुदाय का वोट, वो बीजेपी से खिसक गया है। आजसू उसे अपने साथ संभालने में नाकाम रही, और महतो समाज के, चाहे वो गिरिडीह का इलाका हो, दक्षिणी छोटा नागपुर का इलाका हो, वहां पे जो महतो समुदाय की आबादी है वो सीधे सीधे जयराम महतो के पीछे चली गई। आजसू का जोर नहीं दिखा, गिरिडीह की तमाम सीटों पर असर दिखा, डुमरी, गिरिडीह, इन तमाम सीटों पर उसका असर दिखा। सिल्ली में, तमाड़ में, इन सब जगहों पर जो महतो समुदाय थे उन लोगों ने जेएमएम को वोट कर दिया, जेएलकेएम को वोट किया। ये तमाम चीजें हुई हैं जिसकी वजह से बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। आजसू से देखिए, मांडू से सिर्फ एक निर्मल महतो जो उनके थे, तिवारी महतो, उन्हें जीत हासिल हुई है। वो भी कोई बहुत बड़ी जीत नहीं कही जा सकती है, काफी रोमांचक कांटे का संघर्ष रहा। 400 वोटों से रिकाउंटिंग के बाद जीत हुई है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब महतो समुदाय का जो वोट था बीजेपी के साथ, आजसू के साथ, वो कहीं न कहीं खिसक गया है। या हेमंत सोरेन की सफल रणनीति कही जा सकती है कि वो इसे खिसकाने में कामयाब रहे हैं, और उसी का खामियाजा दिख रहा है। मैं आपसे असहमत हो सकता हूँ। आजसू खत्म हो जाएगी या आजसू पर बहुत बड़ा सवाल हो गया, ये शायद ज्यादती है सोचना। देखिए अभी हाँ, जेल केएम अभी तक परफॉर्म करने का इनको मौका नहीं मिला है। ये माना जाता है जब आप मेन स्ट्रीम में आते हैं तो अब उनके सामने एक चुनौती होगी कि वो परफॉर्म करें अगले 5 साल में। आप यूथ के सारे मुद्दों पर साथ रहते हैं कि नहीं, आप नौकरी के सारे मुद्दों पर साथ रहते हैं कि नहीं, अब उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। ये बड़ी चुनौती है। स्थानीय नीति 1932 खतियान, 60-40 नहीं चलतो, ये सब नारे अब जयराम महतो को उठाने होंगे, मजबूती के साथ उठाने होंगे। बिल्कुल, और उस पर क्या वो एक्ट करते हैं। और चूंकि उनको एक बड़ा समर्थन मिला है, उनको ये करना पड़ेगा। और जिस दिन ये लग गया, जो कुर्मी वोटर्स को लग गया कि इनसे बड़ा चेहरा या इनसे बड़ा हितैषी कोई और है, तो वो उधर शिफ्ट करेंगे। फिलहाल इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जेएलके में एक नया नाम है, उभर कर सामने आया है। अगर ये अच्छा परफॉर्म कर गया तो तब फिर आजसू के लिए एक चिंता की बात हो सकती है, चुनौती हो सकती है। अभी तक ये चुनौती नहीं है तब तक जब तक कि ये परफॉर्म नहीं कर जाती है। देखिए चुनाव में ऊपर नीचे होता है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप अवसर देते हैं तो उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ती है, और इसकी कहानी 2014 से शुरू होती है जब बीजेपी आजसू अलग हुए थे। खैर, हम इस चुनाव पर बात करें। हमें कुछ टुंडी में मथुरा महतो 25,603 वोट से जीते हैं, मोतीलाल ने 44,464 वोट लाए हैं। सिल्ली में 23,879 वोट से सुदेश महतो हारे हैं, देवेंद्र महतो ने 41,129 वोट लाए हैं। ईचागढ़ में
जो मार्जिन है वो 12-13 हजार के आसपास जाने वाला है। वहां से तरुण महतो JLKM प्रत्याशी ने 39,000 वोट लाए हैं। बड़ा वोट काटा है जी हाँ, इन्होंने। बिल्कुल। इसके अलावा निरसा तो छोड़ दे, बोकारो में जो है वहां पर 39,621 वोट जो है सरोज देवी ने लाए हैं और विरेंची नारायण 7,000 वोट से हारे हैं। सिंदरी में उषा महतो ने 42,664 वोट लाए हैं। तारा देवी 3400 वोटों से हारी हैं। बड़का गांव में देखिए बालेश्वर महतो सही अमाउंट में वोट नहीं ला सके तो अंबा प्रसाद चुनाव हार गई। जामताड़ा रामगढ़ में पनेश्वर महतो ने 71,000 वोट लाए हैं। सुनीता देवी 6700 वोटों से हारी हैं। कांके में फुलेश्वर बैठा ने 26,000 वोट लाए हैं। जीतू चरण राम 968 वोट से हारे हैं। खिजरी में समंदर पाहन ने 26,827 वोट लाए हैं। राजेश कच्छप 28,000 वोटों से जीते हैं। खरसावां में जो है सोनाराम 32,615 वोटों से जीते हैं। और यहाँ पर जो है दशरथ उरांव, माफ कीजिएगा, दशरथ गगराई, और यहाँ पर पांडुराम हिब्रू को जो है 33,841 वोट आया है। तो कई जुगसलाई में विनोद स्वासी ने 36,698 ये वोट कितनी आए। सीटें हैं रंजन जी ऐसी जिसमें और डैमेज इसके किया है अलावा- जेल इसके के अलावा चंदन क्यारी, हाँ। गोमिया और बोरियो, ये मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि आप यहाँ ये नहीं कह सकते कि इन्होंने बीजेपी को नुकसान किया है दोनों या को आजसू किया को होगा। नुकसान किया है। ये खुद दूसरे पोजीशन पर हैं, तो आप ये कह सकते हैं बीजेपी या आजसू ने ये इन्हें फाइट में नुकसान किया है। नहीं तो जेल के वो लिए सीधा सीट सीधा निकाल फाइट सकती में थी। है। आप देखिए कई बिल्कुल। सीटों पर उनकी फाइट है। और डुमरी में 10,945 वोटों से जयराम महतो जीते हैं। बेबी देवी को उन्होंने पराजित किया है, मंत्री को। और यशोदा देवी जो आजसू प्रत्याशी हैं वो सिर्फ 36,000 की वोटों के आसपास ही ला सकी। मतलब उनके वोट पूरी तरह से शिफ्ट हो गए टुवर्ड्स जयराम। मुझे बहुत साफ दिखता है कि जयराम एक पार्टी के रूप में उभर सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, उभरे नहीं हैं, हाँ। उभर सकते हैं। एक बड़ी पार्टी ये बन सकती है, अगर लेकिन पार्टी जैसा वो चलाने जाए। देखिए कई उनके जो करीबी थे नाराज होते गए जब से पार्टी की उन्होंने घोषणा की है। अलग से वो चुनावी मैदान में दिखे कई जगहों पर, तो फिर बाद में कई ने नॉमिनेशन अपना वापस भी लिया। लेकिन अगर जयराम पार्टी की तरह एक्ट करें, जिस तरह से एक संगठन चलता है वैसे चलाएं, तो एक बड़ी पार्टी या तीसरा विकल्प झारखंड में मिल सकता है। नहीं, वो 20 सीटों पर आगे रहे हैं, मतलब 20 सीटों में वो फाइट में रहे हैं। एक पर तो जीत मिली है, तो और कई जगह वो तीसरे स्थान पर है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि जयराम जो है वो कहीं से अभी गलत साबित हो रहे हैं। जो जीता वो सिकंदर। तो जो भी हम आज भी समीक्षा करेंगे तो हमें वो चीजें दिखेंगी कि कहाँ पर चूक हुई, कहाँ अच्छा हुआ। जो जीतता है उसकी हर बात आपको अच्छी लगेगी। जब कोई टीम जीतती है तो हमें जो है वो लगता है कि एग्रेसिव क्रिकेट बहुत अच्छी चीज़ है। जब अगली बार आप 80 रन पर आउट हो जाते हैं तो कहते हैं ये बड़ी बुरी चीज़ है। तो ये चीज़ होती है। तो जीतने वाले की हर चीज़ अच्छी लगती है और वो मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है। और ये चीज़ें हम लोग बराबर अपने प्रोग्राम में भी कहते रहे थे। और ये शुरू से लोकसभा चुनाव से हम और आशिया कई शो हमने किए हैं, 100 के आसपास शो किए होंगे, उससे ज़्यादा ही। हर बार ये बातें होती थी और हर बार मैं ये कहता था कि JLKM जब भी शुरुआत करेगा, शुरू का 20-25% नुकसान वो बीजेपी का करेगा पहले 20-25% वोटों तक। उसके बाद अगर वो पेनिट्रेट करता है तब वो इंडिया गठबंधन के वोटों में हाथ लगाएगा, तब वहां पर वो कैंची चलाएगा। देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात है, JLKM से जो अल्पसंख्यक की दूरी है वो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है, वही मैं वो भी साथ में लगातार करती रही। है, हाँ, वो साथ में है। साथ में है। तो JLKM अगर इसको मेंटेन रखता है तो एक विकल्प लेकिन बन मुझे सकता है। लगता नहीं है। जो आंकड़े मैं देख रहा हूँ, रुस्तम अंसारी खड़े थे, अल्पसंख्यक हैं और बड़े नेता हैं वो। उनको 5,000 के आसपास झरिया में वोट आए। तो ये अभी आप नहीं कह लेकिन सकते। ये कम्युनिटी आगे चल के सपोर्ट कर सकती है अगर वो इसी स्टैंड पर रहे। जो मुस्लिम की बात है वो एंटी बीजेपी, जो बीजेपी को हरा रहा होगा
उसी को वोट कर सकती है, वो शिवसेना को वोट कर सकती है अगर वो बीजेपी के अगेंस्ट में चुनाव लड़ रही हो तब। तो जब जयराम इतने ताकतवर हो जाएंगे, जब वो वही आगे जब वो उनका है बीजेपी भविष्य। के सामने आ जाएंगे, जब तक वो तीसरे और चौथे नंबर पर रहेंगे, उन्हें मुझे नहीं लगता कि अल्पसंख्यक वोट जो है वो बड़ी संख्या में मिल सकते हैं। अब कुछ एक वोट तो बीजेपी को नहीं, अगर आप मिल उनके जाते हैं। वोटों की संख्या कैलकुलेट करेंगे बाकी जगहों पर, तो आपको निश्चित रूप से लगेगा कि उसमें अल्पसंख्यकों के वोट्स भी हैं, और ये मैंने फील्ड में महसूस किया है। कांके में कई लोगों ने हाँ, बताया है। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अब वो कैंची एक दो खूब चलिए वहाँ मुझे मिला वोट जो है वो आ जाए तो वो बात है, क्योंकि वो यहाँ हाँ, पर जो वो हो जेएमएम सकता है। की जीत है हाँ। वो बिल्कुल आम कॉम्बिनेशन का ये है कि आदिवासी और मुस्लिम जहाँ पर इकट्ठा हुए वो वोट जो है जेएमएम को जीत दिला गया है। और यही एक बड़ी वजह है, ये इक्वेशन है। मैया सम्मान योजना, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया, आम का इक्वेशन, ये एक बड़ी बात रही। कल्पना सोरेन, जी हाँ, कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन का जो आपको कैंपेन रहा वो, और देखिए कैंपेन भी ये भी बात होती है। देखिए यहाँ पर नरेंद्र मोदी आए, चंदन क्यारी में आए, हार गए, तो क्या वो स्टार कैंपेनर नहीं रहे? वो हैं, लेकिन मुद्दे चलते हैं और जो समीकरण है वो चलते हैं। ये चीज जो है सबसे महत्वपूर्ण प्राइम है। मिनिस्टर लोकल कनेक्ट नहीं था, ये प्राइम मिनिस्टर की सभा के बाद लोकल कनेक्ट नहीं था, इन सब बातों पे हम चर्चा कर चुके हैं। अब मनीष सबसे शॉकिंग कहाँ के जीत हार आपको लगे? कौन सी सीट इन सभी सीटों में ऐसी लगी जहाँ के नतीजे बियॉन्ड इमेजिनेशन थे? देखिए आसिया, आप अभी बात हो रही थी जयराम की पार्टी की, तो बगोदर सीपीआई एमएल के लिए एक सुरक्षित सीट था, और वहाँ डॉक्टर सलीम को दिए, उन्होंने टिकट जयराम की पार्टी ने दिया था। मैं यही आगे बात करना चाहता था कि उन्होंने मुस्लिम नेताओं को भी मौका दिया अपने यहाँ चुनाव लड़ने के लिए, तो एक बड़ी बात उन्होंने ये की, क्योंकि आमतौर पे आप देखेंगे कि बगोदर क्या फ्रेंडली फाइट की वजह से लूज हुआ? नहीं, फ्रेंडली फाइट की बात नहीं है, बहुत मार्जिन से सीपीआई एमएल वहाँ परास्त हुई है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर आ रहा है। तो एक बहुत बड़ा सलीम अंसारी वोट आया नहीं, लेकिन एक माना जाएगा कि चूंकि बाम का ये एंटी बाम का जो ये है वोटर है वो मुस्लिम वोट भी हैं, तो हाँ उनको कम निश्चित तौर पे आया। लेकिन ये सबसे बड़ी बात तो सबने ये बात कही दी कि दो तीन चीज़ें जो भाजपा ने कहीं गलती की, एक की कल्पना का काट इनके पास नहीं रहा, कोई महिला चेहरा इनके पास प्रचारक के रूप में नहीं दिखे। ठीक है, अन्नपूर्णा देवी हैं, कहीं सांसद है। दूसरा जो मुझे समझ में आ रहा है कि सांसद और विधायकों के बीच का जो तालमेल था वो भी बिखर गया। आप संथाल परगना में आप चले जाइए, गोड्डा लोकसभा क्षेत्र आप देख लीजिए, अमित मंडल इनके बहुत करीबी माने जाते हैं सांसद के, वहाँ उनकी हार हो गई। देवघर में हालांकि वही कनेक्शन हजारीबाग में दिखा, वहाँ सांसद सब प्रत्याशियों के लिए खड़े रहे, सभी तरह से उन्होंने मदद की, प्रचार में लगातार उनके साथ जनसभा हो, डोर टू डोर कैंपेन हो, में से 4 सीट निकाल लिया, हजारीबाग में निकाल लिया है। 6000 वोट से रामगढ़ लूज हुआ है। हाँ, तो एक आसिया जी, एक और है, मैं बहुत दिनों से नोटिस करता रहा हूँ कि सांसद महोदय हमेशा, मतलब गोड्डा सांसद लगातार हेमंत सोरेन के ऊपर पिन करते हैं। सबसे पहले अगर कोई ईडी की और सीबीआई का रेड का बात अगर कोई कहता है रिलीज करते तो वही रिलीज वही पोस्ट करते थे। और मैं इस चीज को बहुत शिद्दत से ये मान रहा था कि इनका जितना ये पिन करेंगे आदिवासी और मुस्लिम वोट उतना ही पोलराइज होगा हेमंत सोरेन के साथ, और यही हुआ। मनीष जी, देखिए बड़कागांव आप भी गए, मैं भी गई, बड़कागांव के नतीजे पे क्या लग रहा है कि चौंकाने वाले थे? वहां अंबा प्रसाद का हारना ये भी थोड़ा सा शॉकिंग है, जन समर्थन दिख रहा था उनके साथ, और लोगों के बीच वो रहती थी, हमेशा रहती थी अपने क्षेत्र में उपलब्ध। लेकिन देखिए जब बात हुई थी तो यहाँ पर बात ये भी हुई थी कि बड़कागांव में भले ही यहाँ पर हार गई हैं, योगी के आने का फायदा मिला है वहाँ पर, और ये बात अच्छे तरीके से अंबा प्रसाद भी जान रही थी, ये बात अच्छी तरीके से कल्पना सोरेन भी जान रही थी, क्योंकि जब कल्पना सोरेन वहाँ पर गई थी जनसभा में जनसभा को संबोधित करने के लिए, तो वहाँ पर उन्होंने इन बातों को उठाया था कि योगी जी यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर बांटने की राजनीति की, इस तरह की बातें उन्होंने कही। तो ये चीज़ सब जान रहे थे कि बड़कागांव में एक फैक्टर जो है वो योगी आदित्यनाथ रहे, और वहाँ पर योगी आदित्यनाथ पहुँचे, और आपने देखा कि वहाँ पर योगी आदित्यनाथ का जो है कह सकते हैं फैक्टर चला भी, और वहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से जो है वहाँ पर बीजेपी वहाँ पर जीत हासिल करते हुए दिखी। एक चीज़ और भी है आशिया, देखिए 50 लाख जो महिलाएं हैं, मैया सम्मान योजना जो है उनको मिला, डायरेक्ट फायदा मिल गया था, आपको मालूम है।
क्या हुआ इस चुनाव में, अगर आप 50 लाख महिलाओं को आप समझिए जब डायरेक्ट फायदा मिलेगा, कोई किसी को राशि दे रहा है तो वो भी जो है उसी हिसाब से वोट करेगा। और वो उत्साह दिखा मनीष, देखिए जब चुनाव हो रहे थे हम वो तस्वीरें लगातार दिखा रहे थे कि महिलाओं में उत्साह है, बहुत लंबी कतार महिलाओं की लग रही थी लाइन में, और कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैया सम्मान योजना का ये असर दिख रहा है। और देखिए उन्होंने दिया और उसका जो है बेनिफिट उनको मिला भी, जो एक आशीर्वाद के रूप में कह लें इसे, महिलाओं ने उनको वोट भी किया। और 1000 से और जब कैबिनेट में पास हो गया 2500 देंगे अब, तो महिलाएं और भी बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेने लगी कि भाई अभी हमें डायरेक्ट पैसा मिल रहा है, हमको सरकार डायरेक्ट पैसा दे रही है, तो फिर हमारे लिए तो ये सरकार बेहतर काम कर रही है। दूसरी चीज और भी है इसमें, समझिएगा ये बात कोई नहीं समझ, 500 का सिलेंडर देने की बात बीजेपी ने कही थी, लेकिन इधर 450 का सिलेंडर देने की बात जेएमएम ने कर दी थी। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को साधने की पूरी कोशिश की गई थी। मनीष, उदय से भी रिएक्शन लेते हैं। उदय, क्या लग रहा है ये जो फ्रीबीज है ये भी एक वजह है, ये भी एक फैक्टर है, हालांकि घोषणा उस खेमे से भी हुई थी। देखिए, बीजेपी इस बार एक तरह से कहा जा सकता है कि स्थानीय मुद्दों को, जन मुद्दों को नहीं पकड़ पाई, और 2019 के चुनाव में जो हुआ था कि आदिवासी वोट बैंक बिल्कुल अछूता रह गया था बीजेपी से, उसी चीज की फिर से पुनरावृत्ति हुई है। बीजेपी के नेता आदिवासी वोटर्स को कन्विंस नहीं कर पाए, और जो बातें बीजेपी की तरफ से कही गई थी, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, मैया सम्मान हो और बिजली बिल माफ करना, ये काम जो हेमंत सरकार ने किया था 200 यूनिट तक। और कल्पना सोरेन जब अपनी सभाओं में ये बात कहती थी कि भाई जीरो बिजली बिल कितना हो गया, तो लोग कहते थे जीरो हो गया, वो कहती थी जीरो किसे करना है, जीरो अब किसे करना है, तो लोग कहते थे बीजेपी को करना है। तो ये चीजें, एक मैया सम्मान और ये बिजली बिल माफ, ये बातें काम कर गई। और देखिए, बीजेपी का पूरा कैंपेन हेमंता बिश्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान पर केंद्रित रहा। उसे अगर बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, इन लोगों पर केंद्रित किया जाता तो रिजल्ट और बेहतर हो सकते थे। जो चाहे वो कोल्हान की सीटें हो या संथाल की सीटें हो, वहां लोग खुद को हेमंता बिश्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान से कनेक्ट नहीं कर पाए। ये बेहद बढ़िया रणनीतिकार थे, लेकिन जो ग्राउंड पे उतर के लोगों को कन्विंस करना था, वो उस चीज की कमी दिखी है। हम लोग इसकी चर्चा करते भी थे, लेकिन बीजेपी के आला नेता शायद इस बात को समझ नहीं पाए। एक चीज और भी अच्छा, देखिए जो गांव की हम लोग बार बार बात कर रहे थे, ग्रामीण इलाकों की, देखिए शहरी क्षेत्र में कम वोट हुए, वो जब बैलेट बॉक्स खुला वहां पर तो बीजेपी को फायदा दिखा, लेकिन जैसे जैसे ग्रामीण इलाकों के बैलेट बॉक्स खुलते गए, वहां पर नतीजे जो है एक तरफा हो गए, जेएमएम की तरफ नतीजे देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी है ग्रामीण इलाकों में अपनी पकड़ जो है कमजोर उसकी रही है। पूरे ग्रामीण इलाकों में अगर उसकी पकड़ अगर वहां मजबूत होती, आदिवासी समाज हो या और भी कई समाज हो, उनके बीच में पकड़ अच्छी होती, तो ये नतीजे नहीं आते। इसका एक रीजन और भी है। आप देखिए कि आप आधी आबादी को साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर कोई पूछ ले बीजेपी से कि ये बताइए कि आपके कितनी महिला नेत्रियां जो है वो फील्ड में रही और वो आधी आबादी को साधने के लिए वो गांव में गई और गांव के बीच में महिलाओं से बातचीत की, तो सब स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि निकले ही नहीं लोग। और बीजेपी की तरफ से कैंपेनिंग अगर कर रहे थे तो सबसे ज्यादा आपने देखा कि हेमंता बिश्वा शर्मा या फिर शिवराज सिंह चौहान स्टार प्रचारक के रूप में लोग आ रहे थे। वो ठीक है, वो आना भी चाहिए, लोग सब जगह से आते हैं, लेकिन जो लोकल बॉडीज थी, यहाँ की लोकल बॉडीज, उसने अगर कमान संभाली। देखिए, अब तक की जो चर्चा है मनीष, हम लोगों की अब तक की जो चर्चा है वो ये है कि बीजेपी कैसे हारी। हमें ये इस बात पे चर्चा करनी चाहिए कि जेएमएम कैसे जीता। तो जेएमएम का जीतना भी अपने आप में मिरेकल है, इसलिए कि लगातार 2 बार अगर आप सत्ता हासिल करते हैं, और वो भी पिछली बार से ज्यादा, पिछली बार से ज्यादा चमत्कार ये चमत्कार ही है, मिरेकल है। मैं बार बार कह रहा हूँ उसको, तो इससे बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि बीजेपी ने खराब किया तो जेएमएम जीत गई, ऐसा नहीं है। जेएमएम ने निश्चित रूप से कुछ ऐसा किया जिससे उनको जीत मिली। एक जो सबसे बड़ी बात है कि जो लोकल कनेक्ट है वो जेएमएम का ज़्यादा है, उनके नेता लोकल कनेक्ट पर ज़्यादा जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव में जब आप चुनावी रणनीति बनाते हैं तो उसको मैं ये कह सकता हूँ कि चुनावी रणनीति बनाते समय आपको लोकल कनेक्ट को ज़्यादा ध्यान में रखना होगा। और हम ये स्पष्ट कर दें कि ये जो बैंड बाजी की आवाज़ आ रही है वो जेएमएम की नहीं है, वो किसी की शादी है। बहरहाल वो ये ज़रूर है कि अभी माहौल बहुत खुशनुमा है, तो आपको बैंड बाजी उसी तरह से लग रहे होंगे। लेकिन मैं ये कह रहा था कि जेएमएम की जीत के कई कारण हैं।
उसमें कल्पना सोरेन एक बड़ा कारण है और वो एक अच्छे कंपेनर के रूप में सामने निकल कर आई हैं। मुद्दे बहुत स्पष्ट थे। अगर ये सिर्फ इसी मुद्दे पर लड़ते रहते कि हमें काम नहीं करने दिया गया और नेगेटिव अप्रोच के साथ चुनाव मैदान में जाते तो ये रिजल्ट नहीं आता। उन्होंने मैया योजना करके दिया और फिर कहा कि साहब हम कर सकते हैं, बिजली बिल माफ किया, बिजली बिल माफ किसानों किया, के लोन माफ किए। बार-बार कहा जा रहा था कि हमने बीजेपी के लोगों का भी बिजली बिल माफ किया, ये बातें भी कही जा रही थी। हाँ। तो ये एक फैक्टर रहा। नहीं, और वैसे ये बीजेपी- देखिए, लोग अगर बीजेपी के नहीं महाराष्ट्र होते चुनाव हैं। को भी आप देखिए तो वहाँ लाडली बहना योजना आई तो उसका लाभ बीजेपी को हाँ, मिला। एक तरफा जीत वहाँ भी लैंडस्लाइड विक्ट्री हाँ, जो है, बिल्कुल। तो अब जो है ये प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ेगा। कल मैं अरविंद केजरीवाल जी को भी सुन रहा था, दिल्ली में भी चुनाव आने वाला है तो वो फिर से ये चीजें बता रहे थे कि जो मैं फ्री में सारी चीजें दे रहा हूँ ये बीजेपी वाले आएंगे तो अपने राज्य में नहीं देते, वो बंद कर देंगे। तो ये चीजें अब और बढ़ेंगी। जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है, जो सरकार रहेगी, वो चुनाव में जो भी जाएगी वो इस तरह की योजनाओं की घोषणा करेगी। अब ये शॉर्टकट है या ये योजना है, ये तो अब बाद में पता चलेगा कि इसका क्या असर पड़ता है, चूंकि हिमाचल में इसका रिजल्ट बहुत बेहतर नहीं आया है। लेकिन हाँ, हर सरकार को अपने तरीके से उसे सोचना पड़ता है और उस तरह से उसको आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे यहाँ पर जेएमएम मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ाने की बात कर रहा है तो महाराष्ट्र में बीजेपी ने भी ये घोषणा कर दी चुनाव से पहले कि वो भी जब फिर से लौटेगा तो वो भी मैया सम्मान योजना की बढ़ा देगा और वहाँ उसने फिर वही 2100 जो है वो कहा है। तो ये चीज़ें अब एक देखने में जो है वो आ रही हैं और इसका फायदा हो रहा है, तात्कालिक फायदा है। जब सड़कें टूटी हुई मिलेंगी, जब कुछ दिनों के बाद बिजली नहीं मिलेगी, जब बिल कुछ दिनों आएंगे, के बाद बिल दूसरी आएंगे। समस्याएं खड़ी होंगी, सरकारी नौकरों को वेतन देने को नहीं मिल बचेगा, तब फिर चीजें समझ में आएंगी। तब आप सरकारें बदलते फिरिएगा, वो अलग कहानी है। लेकिन फिलहाल ये ट्रेंड में है। अगर मैया योजना आया है, यहाँ की महिलाओं को सीधा पैसा मिल रहा है। अगर 24,000 साल के मिलते हैं तो वो उनकी बचत का पैसा है, उनको उसको एंजॉय करना चाहिए। आप और ये देखेंगे सब मध्य प्रदेश में वही हुआ, महाराष्ट्र में वही हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी। कर्नाटक में भी यही चला था। कर्नाटक में भी यही चला आंकड़े भी था। बता रहे हैं कि जहाँ पे 28 लेकिन फिर तारीफ वही कि आप इसे मैनेज कैसे करते हैं, मैनेज कैसे रेवेन्यू करेंगे, कैसे देखिए, जनरेट जहाँ- करते हैं। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। और इसमें जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला मिडिल क्लास। मिडिल है क्लास वो टैक्स मिडिल के बोझ के तले वो दबता वो जाएगा। मिडिल क्लास है और यूथ आने वाले दिनों में है। क्योंकि आप सरकारी नौकरियां कहां से लाएंगे जब आपके पास देने के लिए कुछ नहीं बचेगा। फिलहाल इसको एंजॉय किया जा सकता है, भविष्य देखा जाएगा। 10 साल के बाद कई सारे देश इस पैटर्न पे चल चुके हैं। ये पैटर्न श्रीलंका को कहाँ लेकर गया, और भी देश हैं जहाँ पर इस तरह की चीज़ें हुई। लेकिन अभी फिलहाल ये देश उसी मूड में है। आप इसलिए महाराष्ट्र को देख रहे हैं, उसी मूड में मध्य प्रदेश में को पले आपने रहा है, देखा। साउथ में पले अब रहा आप झारखंड में उसी पैटर्न दिल्ली को देख है, रहे हैं, उसी- दिल्ली उसी दिल्ली, पैटर्न पे चल रहा है। अब हम कह रहे हैं कि साहब वहाँ का वो जो हॉस्पिटल था, मोहल्ला क्लिनिक, पता नहीं कहाँ गुम हो गया। तो कहाँ गुम हो गया, वो आप किसी के पॉकेट में तलाशिए, 2000 के रुपए में पड़ा हुआ है। तो आप उसका इस्तेमाल करें फिलहाल। एक और चीज़ रहा कि जो मुद्दे जैसे कि कल्पना सुन तो हो ही गई, सर कह रहे थे कि किन कारणों से जीत गए। ईडी का मामला, जब ये जेल गए थे और जब जेल से बाहर आए थे, जो भावनात्मक इन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान जो भाषण इन्होंने दिया था हेमंत सोरेन ने, आप एक शब्द को सुने होंगे तो एकदम से बिल्कुल उस तरह से भुनाना जिसको कहते हैं, उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में, अवसर के रूप में उन्होंने बदल दिया। कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट की क्या दलीलें रह गई, किन कारणों से उनको मिला जमानत, अलग बात है। लेकिन जिस तरीके से उन चीज़ों को उन्होंने विधानसभा सत्र में कहा, बाद में फिर भाषण के दौरान भी, तो वो इस बात में सफल हो गई ये बताने में अपने आदिवासी और मुस्लिम वोटरों को कि मुझे जानबूझ के फंसाया गया था, जबकि जमानत पर रिहा हुए हैं। ये बहुत बड़ा एक फैक्टर ये भी मुझे लगता है कि ये इमोशनल फैक्टर उतना नहीं था। हाँ। मेन फैक्टर ये था कि उन लोगों को ये लगा कि हाँ साहब, वाकई एक सरकार को डिस्टर्ब करने की डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती और उनको उसको काम नहीं करें। जो आप
पब्लिक को ये मैसेज देना चाहते थे कि हमको काम करने नहीं दिया गया, वो एस्टैब्लिश वो होता मैसेज है। हो गया, हाँ, वो मैसेज establish हुआ होता बहुत है। अच्छे से। और ये देखिए जब और ED और CBI की जो लगातार हेमंत सोरेन और बात- कल्पना की जो पहली सभा थी उसने ही इशारा कर दिया था हाँ। जिस तरह से कल्पना कनेक्ट हुई थी लोगों से और बताया था कि आपके भैया को जेल भेजा गया है और आरोप साबित नहीं कर पा रही ईडी और सीबीआई की जो बार बार बात हो रही थी कि बार बार इस चीज को देखिए भुनाने में ये चीज कामयाब हो गए ये लोग कि ईडी सीबीआई ने जो काम कर रही है, कार्रवाई कर रही है, वो जो है केंद्र के द्वारा कराया जा रहा है, जबरदस्ती कराया जा रहा है, हम लोग बेगुनाह है, बेगुनाहों को फंसाया जा रहा है, ये चीज कामयाब रही है। एक और बात हमने सुना था उनके भाषण में पहली बार, हालांकि बाद में फिर सुनने को मिला, PIL गैंग वाले हैं। ये शब्द पहली बार सुनने को मिला और कल्पना सोरेन के ही मुखार बिंदु से ये सुनने को मिला था कि PIL गैंग वाले ये हैं, भाजपा इनको रहा है। तो ये बहुत बड़ा मतलब एक निशाना था। देखिए और तरह तरह के लॉजिक है। अभी मैं एक नेशनल चैनल पर बैठा हुआ था, वहाँ एक लॉजिक दिया जा रहा था कि महाराष्ट्र में जिताने के लिए महाराष्ट्र में गड़बड़ी पैदा की गई ईवीएम में और जानबूझकर झारखंड को छोड़ दिया गया साबित करने के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट था, रेवेन्यू ज्यादा था, तो वहाँ एक तर्क ये भी हारने के बाद दलीलें कई तरह की आते हैं। बयान आया था वो भी काफी मतलब कि कैसे तो सिंधु गुट अभी जीत सकता है। मैं उस कैसे चैनल पे सिंधु था, गुट मैंने से- कहा भैया मैं झारखंड में हूँ और यहाँ बीजेपी ने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी है, आप लोग इस गलतफहमी में ना रहा। यहाँ जेएमएम ने अच्छी लड़ाई लड़ी और जेएमएम ने अपनी बातें नहीं, अच्छी बीजेपी तरह ने से भी correct बहुत किया। बेहतर किया, मतलब फाइट में प्रबंधन- बीजेपी थी, बहुत प्रबंधन अच्छा हो- प्रबंधन। देखिए, सोचिए असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा यही कैंप करते रहे, लगातार वो रूठों को मनाने के लिए खुद उनके घर जा जाकर वो मनाते रहे, लेकिन अब कौन से मुद्दे मतदाताओं को हिट कर नहीं, गए। देखिए एक लोकल लीडरशिप जो होता है ना, उसका मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। और आप अगर राष्ट्रीय परिदृश्य में भी देखें तो जिन राज्यों में लोकल लीडरशिप मजबूत है विपक्ष की, वहां पर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ती है। आप पश्चिम बंगाल की बात कर वहाँ लीजिए, बीजेपी नहीं ममता सकती है। बनर्जी जो है वो नहीं, उनसे नहीं पार पा पाते बीजेपी वाले। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, लोकसभा आप जीत जाते हैं, लेकिन लेकिन जब विधानसभा नहीं विधानसभा सकते। आता है तो फिर वहां लोकल लीडरशिप नहीं है। लोकसभा में तो आपके पास नरेंद्र मोदी का चेहरा है, लेकिन जब विधानसभा में होता है तो केजरीवाल तो बल्कि ये सवाल भी पूछते हैं कि मेरे सामने कौन। तो वो जो एक मेरे सामने कौन, आप तमिलनाडु देख लीजिए, तेलंगाना देख लीजिए, आप जहां पर भी जो लोकल तो क्षेत्र क्या लगता है मजबूत है। रंजन जी, अगर यहाँ हेमंत के सामने बीजेपी किसी फेज को प्रोजेक्ट करती तो शायद परिणाम कुछ और होता। नहीं, प्रोजेक्ट करने से कुछ नहीं होता है। हाँ, जरूरत यह होती है कि नेता मजबूर कर देता है केंद्रीय पार्टी को कि आप मुझे प्रोजेक्ट कीजिए। योगी आदित्यनाथ जो हैं वो प्रोजेक्ट किए गए, ऐसा नहीं है कि हाँ, किसी ने उन्होंने कर दिया, करवाया। उन्होंने अपने आप को साबित किया है, तब वो जो है सामने और आए। एक बड़ा शिवराज सिंह फैक्टर चौहान- रंजन ये है कि जैसे ही आप अपना नेतृत्व बदलने की कोशिश करते हैं, जैसे ही मैं इस समय रघुवर दास की बात जरूर करना चाहूँगा, उस फेस को लें और दूसरे फेसेस को लें। आप जैसे ही बी टीम बनने की कोशिश करते हैं कि फला पार्टी इस चेहरे से आगे है, इसलिए हमको उसी जाति उसी ये से अपना चेहरा चुनना होगा। जब आप अपने कैडर को दरकिनार करके ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो कैडर आपका भी, हश्र हाँ, यही होता है। बिल्कुल। आप अपने लोगों पर भरोसा करना सीखिए, अपने नेतृत्व को एक उभारिए। क्षेत्रीय शत्रप के सामने हमेशा बीजेपी को परेशानी होती है। और इसके उदाहरण आपको देखिए, महाराष्ट्र आप जीत रहे हैं, क्यों? देवेंद्र फडणवीस आपके पास बड़ा चेहरा है, उनका एक विजन है, उनको कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रहा है, वो भी एक टीम मैन है, लेकिन वो खुद को साबित कर चुके हैं जनता के बीच में कि उनके पास एक विजन है, वो महाराष्ट्र को लेकर आगे जा सकते हैं और जो महाराष्ट्र की सोच है उसके अनुकूल काम कर सकते हैं। लेकिन झारखंड में अगर आप देखिए तो बीजेपी से कोई नेता, मतलब क्षमा के साथ ये बात कहना चाहूंगा बीजेपी नेताओं की, कोई वैसा चेहरा निकल कर सामने नहीं आता। यहाँ पर छात्र आंदोलन होते हैं तो उसका नेतृत्व देवेंद्र महतो करते हैं या बाकी छात्र नेता करते हैं। बीजेपी कहाँ होती है ये पता नहीं होता। अब ये चुनाव का वक्त था तो उस समय सामने आ जाना एक और बात है, लेकिन वो आप नहीं दिखेंगे आपको। तो जो लोकल मुद्दे हैं, जो लोगों से
जुड़े हुए हैं राज्य के मुद्दे, अगर उस समय आप सिर्फ प्रेस रिलीज जारी करते रहे या कैमरे पर जो है आप बाइट देते रहिए तो उससे काम नहीं चलता है। एक चीज जमीन पर उतरना होगा। जमीन पे उतरना पड़ेगा। देखिए समझिए कि बीजेपी विपक्ष के रूप में सबसे मजबूत पार्टी मानी जाती है, कहीं पर भी बीजेपी विपक्ष रही है सबसे मजबूत मानी जाती है, लेकिन झारखंड के अंदर विधानसभा सत्र में आप मुद्दे उठा देते हैं, लेकिन क्या उन मुद्दों को आपने झारखंड में जमीन पर कितना उतारा ये मायने रखता है। और अगर आप, जैसा कि अभी राकेश जी ने भी कहा कि अगर आप सिर्फ एक प्रेस रिलीज जारी कर देंगे, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ कर देंगे तो उससे मुद्दे जनता के बीच में नहीं जाएंगे। और यही खामियाजा देखिए यूपी में सपा को भुगतना पड़ा था, क्योंकि सपा भी ज्यादा जिस तरह से एक्टिव पहले सपा रही है उस हिसाब से सपा एक्टिव नहीं रही थी, इसलिए दो बार सपा को यूपी में खामियाजा भुगतना पड़ा। और यही यहां पर भी देखने को मिला। विपक्ष के रूप में बीजेपी मजबूत थी, लेकिन बीजेपी उस हिसाब से सड़कों पर नहीं दिखी जो दिखना चाहिए। और बड़े मुद्दे थे बीजेपी के पास, कई बड़े मुद्दे थे। आपने देखा छात्र आंदोलन कर रहे थे, बीजेपी नदारत थी। एक दो बार किया होगा जो बीजेपी ने किया होगा आंदोलन, उसके बाद बीजेपी नदारत हो गई। आप यहां पर बात कर ले, कई ऐसे स्थायी नौकरी की बात हो रही थी, बीजेपी नदारत थी। ऐसे कई मुद्दे थे। आप बात करें रोजगार की बात कर ले तो रोजगार को लेकर बीजेपी नदारत रही। बेरोजगारी भत्ते की बात कर ले, बीजेपी नदारत थी। अबू आवास योजना की बात कर ले, इन सब मुद्दों को भुना ही नहीं पाई जमीनी स्तर पर जितना बीजेपी को भुनाना चाहिए था। उदय अब मौजूदा सरकार जो हेमंत रिटर्न है, हेमंत 0.2 है, उस सरकार के सामने बड़ी चुनौती अब क्या होगी? बहुमत की सरकार है, आंकड़ों का कोई दिक्कत नहीं। युवाओं को रोजगार सबसे बड़ी चुनौती होगी। नहीं तो जयराम महतो अब सदन में उनकी आवाज गूंजेगी, वो और मजबूत होते दिखाई देंगे। समर्थन करते हैं, ऐसा नहीं कि वो बाहर से समर्थन करते हैं सरकार को। समर्थन की जरूरत ही नहीं है हेमंत सरकार को। देखिए महागाड़ी अगर वहाँ 288 होते हुए 48 सीट लेकर आई है, उससे ज्यादा सीटें तो यहाँ हेमंत सोरेन ले आए हैं। हाँ, तो ये भी एक अद्भुत बात है कि देखिए यहाँ हेमंत सोरेन ने वाकई में मुद्दों को पकड़ा था, लोगों की नब्ज को पकड़ा था, तमाम सुविधाएं दी गई, वादे किए गए। और सबसे बड़ी बात देखिए, कई बूथों में जब मैं वोटिंग के दिन घूम रहा था तो पुरुष कह रहे थे कि भाई हम तो बीजेपी को दे रहे हैं, आजसू को दे रहे हैं, लेकिन हमारे घर की महिलाएं तो सीधे सीधे कोई नहीं सुन रहा है। भाई हम उन्हें जेब खर्च तक हम उन्हें नहीं देते थे। अब हेमंत सरकार उन्हें 1000 रुपए भी दे रही है तो उन्हें लग रहा है कि हम किसी पर डिपेंड नहीं है। और ये मेन असर इसी का है, चाहे तमाड़ हो, सिल्ली हो, इन दो क्षेत्रों में मैंने वोटिंग के दिन खूब दौरा किया था। और उसके अलावा देखिए बाकी ओवरऑल यही मुद्दा एक काम किया है सबसे ज्यादा, बिजली बिल माफ करना, ये तमाम चीजें रही हैं। और इसके साथ समीकरण भी सीधे सीधे साध लिए गए हैं। अब सबसे बड़ी चुनौती युवाओं को रोजगार होगा, क्योंकि जिस तरह से परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई थी, युवाओं में निराशा थी, उसके बावजूद युवाओं का समर्थन भी मिला है, तभी इतनी बड़ी जीत हुई है। तो युवाओं को रोजगार देना सबसे बड़ी चुनौती होगी। इसके साथ साथ विकास के काम जो अधूरे हैं, कि अक्सर हेमंत सोरेन की सरकार या उनके लोग कहा करते थे कि भाई 2 साल तो कोरोना में यूं ही बीत गए थे, विकास के काम हो नहीं पाए थे। तो अब उनके पास ऐसा कोई बहाना नहीं होगा, अब उन्हें काम करके दिखाना होगा। बिजली, ये तमाम चीजें, रोजगार, ये सब चीजों पर ध्यान देना होगा। गंगेश जी, एक और बात, इस जीत के साथ हेमंत सोरेन राष्ट्रीय पटल पर कितने बड़े आदिवासी नेता के रूप में उभरे हैं? देखिए निश्चित रूप से उनका कद बढ़ेगा, क्योंकि इस समय जबकि माहौल आप यूपी में देख लें, आप बिहार में देख लें, आप महाराष्ट्र में देख लें, 2 यूपी और बिहार में तो उपचुनाव हुए, लेकिन महाराष्ट्र में तो फुल फ्लेज्ड स्टेट के इलेक्शन हुए हैं। तो बहुत साफ है कि वहाँ पर एक लहर महसूस हुई है बीजेपी की। और ऐसे में अगर आप पूरा एक स्टेट बचा लेते हैं तो अपने आप में बड़ी बात है। तो उनका कद बढ़ेगा और वो अधिक ताकतवर तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात रख पाएंगे। बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको कि उनको एड्रेस करना होगा। विकास उसमें से एक है, विकास डेवलपमेंट का पैरामीटर उनको फुलफिल करना होगा, जो उनके पहले लोगों ने किया वो उसको मेंटेन करना होगा। नौकरी का जो इशू है, जो बहुत लॉन्ग, मुझे लगता है जब से झारखंड का निर्माण हुआ तब से वो मामला टल रहा है या उसमें गड़बड़ियों की शिकायत लगातार आ रही है, उसको एड्रेस करना होगा। तो ये तमाम बातें हैं जिन पर कि सामने हेमंत सोरेन को देखना पड़ेगा। यानी इतना अच्छा आंकड़ा मिला है, ये जो बहुमत मिला है, इतना बड़ा बहुमत मिला है, अब उन्हें
उड़ीसा में जब पटनायक हुआ करते थे मुख्यमंत्री, वो बनकर उन्हें दिखाना होगा, चंद्रबाबू नायडू बनकर दिखाना होगा, झारखंड का कायाकल्प करना होगा, तभी अगली बार जनता उन्हें फिर से सत्ता सौंपेगी। निश्चित तौर पर आसिया, अभी थोड़ी देर पहले जब हम कांग्रेस कार्यालय में थे, मेरी बातचीत सुबोध कांत सहाय जी से हो रही थी, बाकी और भी कांग्रेस नेता से, मैंने यही उनसे सवाल किया कि भाई पलायन और रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। तो हालांकि सुबोध कांत सहाय ने साफ कहा कि सबसे ज़्यादा बीजेपी की सरकार रही है और इन्होंने इंडस्ट्रीज़ को बंद कर दिया। और एक और बड़ा मुद्दा होगा कि 1,36,000 करोड़ रुपया की ये डिमांड करेंगे। अब ये बहुत बड़ी धर्म संकट वाली भी केंद्र, चूँकि हमेशा ये कहते हैं कि विकास इसलिए हम नहीं कर पाए कि हमारे पास पैसे नहीं रह गए। तो अब युवाओं को के प्रति इनको उत्तरदायी बनना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी चुनौती है। जो ट्रेनों में पर्व त्योहारों में जो बाहर से लोग आते हैं उनको आना पड़ता है, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी इनके साथ। इस बार 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी चुनौती तो ये भी है कि युवाओं को 10 लाख नौकरी दी जाएगी, क्योंकि जो एक कहते हैं युवाओं को, अगर आपको पलायन रोकना है, रिवर्स पलायन चाहिए, तो आपको नौकरी देनी पड़ेगी। कई जगह पर आप क्षेत्रों में गए, यहाँ पर सभी लोग जितने लोग बैठे हैं, शायद सभी लोग हर एक क्षेत्र में गए होंगे, क्षेत्रों में गए और सभी ने यही कहा, सभी प्रत्याशियों ने कहा कि हम जो है पलायन को रोकेंगे। और अगर पलायन को रोकेंगे तो रिवर्स पलायन अगर करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप नौकरी क्या दे रहे हैं अपने क्षेत्र में, और अपने क्षेत्र में ऐसे क्या इंडस्ट्री डेवलप कर रहे हैं। तो अगर आप अपने क्षेत्र में इंडस्ट्री डेवलप करते हैं तभी पलायन को रोका जा सकता है। वरना एक सबसे बड़ी जो चुनौती बनकर उभरेगी एक बार फिर से जो सरकार के सामने, वो रहेगी नौकरी और रोजगार एक सबसे बड़ा, क्योंकि 10 लाख नौकरियों की बात की, पिछली बार 5 लाख नौकरियों की बात हुई थी। ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। रोज़गार तो एक बड़ा मुद्दा है ही झारखंड में, वो एक बड़ी चुनौती है। फिर जो योजनाएं चल रही हैं उनको किस तरह से चलाना है, तो आर्थिक रूप से भी झारखंड जो है वो सुरक्षित रहे, ये भी देखने की एक चुनौती होगी कि पैसे आएंगे कहाँ से झारखंड में, ये भी एक बड़ी बात है। और उसके लिए कुछ सुदृढ़ प्लानिंग के साथ ज़रूर सरकार आएगी सामने। लेकिन इस चुनाव की जो एक ख़ास बात है कि देखिए, ये बात भी हम सभी लोग जो है वो पत्रकार हैं, एक चीज़ तो स्वीकार करनी पड़ेगी कि जो एक आप कहिए कि वेव था, अंडर करंट जिसे हम कहते हैं, वो पकड़ पाने में लगभग सारे पत्रकार फेल हुए और हम लोग भी उससे अलग नहीं हैं। हालांकि अगर ये देखिए कि अगर बीजेपी को 24 हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों को उम्मीद थी कि बीजेपी के पास 29 जो है वो क्लियर कट सीट है और बाकी जो है वो कुछ भी पता चल नहीं पा रहा था। ये बात भी सच है। अब महिलाएं वोट में जब जिस संख्या में आई थी, वो वोट किस लिए था ये देखना दिलचस्प था कि वो जो 5.5 लाख वोट बढ़ा, वो क्यों, जो महिलाएं ने अधिक वोट किए पुरुषों से, वो क्यों किए, ये चीज़ समझ पाने में एक तो लगता था कि मैया योजना है, लेकिन फिर ये भी दिखता था कि लगभग 11 लाख के आसपास युवा वोटर बढ़े हैं जो रोजगार के मुद्दे पर वोट कर सकते हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो एक संतुलन हमें दिखने लगा था और उसी के अनुसार जो है हम लोग भी एक अनुमान लगा रहे थे। वैसे ज़्यादातर कई जगहों पर जो है हमारे अनुमान सही हुए, कई जगह पर जो है हमारे अनुमान गलत भी हुए। तो एक चीज़ ये भी है कि कई बार जब अंडर करंट होता है आप उसे पकड़ नहीं पाते और इसका खामियाजा एक पत्रकार के तौर पर हम सबको भी चुकाना पड़ता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप यहाँ पर देखिए तो जो चुनाव हुआ वो दिलचस्प था और मुकाबला कांटे का ही था। लेकिन ये अलग बात है कि वो जो एक अंडर करंट था उसने जो मार्जिन बढ़ाया है उससे जो है कई सीटें क्लियर हो गई। अब जैसे सिल्ली की सीट चौंकाने वाला फैसला है कि वहां से सुदेश महतो हार जाएंगे क्योंकि उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत काम किया है, इससे किसी को कोई इनकार नहीं होगा, लेकिन वो चुनाव हार गए। तो उस समय जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इस चीज़ को भी कैलकुलेट करते हैं कि हाँ उन्होंने इतने काम किए हैं, सिल्ली की पहचान सुदेश महतो से है, तो वो कैलकुलेशन जो है गलत होता है। असर है रंजन जी, ये वेव ही था जो दिख नहीं पाया और उस वेव ने आंधी की तरह सबको उड़ा दिया। जी हाँ बिल्कुल। और मैंने कुछ दिनों पहले एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने कहा था कि जिस तरह का माहौल है उसमें कोई बहुत चौंकाने वाला परिणाम आने वाला है। ये पहली बार नहीं हुआ है। पिछली बार जब रघुवर दास को लेकर एक माहौल था, लोग कह रहे थे कि बीजेपी बड़ी मार्जिन से जीतने वाली है, लेकिन तब भी फील्ड से बहुत साइलेंट रिएक्शन आ रहा था और तब भी मैंने कहा था कि कोई
बड़ा यानी जो बड़ा जेएमएम के उलटफेर। वोटर हैं या इंडिया फोल्डर के जो वोटर झारखंड में वो बहुत- साइलेंट रहते वो हैं। साइलेंट हो जाते हैं। ये सिर्फ इंडिया वोटर्स की बात नहीं, और नहीं है। चूंकि उसमें ज्यादातर ट्राइबल वोटर्स हैं, इसलिए वो वो बहुत बातें सामने मुखर आती होकर नहीं है। अपनी बातें रखते नहीं हैं। वो जाते हैं, वोट नहीं, कर नहीं, देते यहाँ की हैं। बात नहीं है। आप कहीं भी देश के किसी भी कोने में चले जाइए और अगर आपको साइलेंट वोटर दिखें तो आप तय समझ लीजिए कि अगर आप चुनाव कवर करते रहे हैं तो आप तय समझिए कि वहाँ परिणाम बहुत चौंकाने वाले होंगे। अगर बहुत चौंकाने वाले परिणाम होंगे तब आपको क्लियर इंडिकेशन नहीं मिलेगा। लहर दिखती है, लहर बाहर में दिखती है, अंडर करंट का पता नहीं चलता है आपको। तो अंडर करंट जैसे ही होता है लोग साइलेंट हो जाते हैं। तो आप जब उनको लगता है कि बहुत असमंजस की स्थिति है, बम्बार्डिंग हो रही है चारों तरफ से, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, आपके लिए हम ये करेंगे, हमारे लिए ये, तब वो साइलेंट हो जाते हैं और फिर एक बहुत चौंकाने वाला रिजल्ट देते हैं। ये बहुत चौंकाने वाला रिजल्ट है। और इस तरह के जब भी परिणाम आते हैं तो ये राजनीतिक दलों के लिए मंथन का समय होता है। आप ये नहीं कह सकते कि एक तरह का वेव है। आप ये महसूस करें, अगर ऐसा होता तो हजारीबाग बीच में ऐसा कैसा कर जाता? हजारीबाग को नहीं करना चाहिए था। और उत्तरी अगर छोटा डाल्टनगंज नागपुर में में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा। डाल्टनगंज में आप बीजेपी जीतती है, गढ़वा में जीतती है, गढ़वा में एक कद्दावर मंत्री हार जाता है, जमशेदपुर में एक कद्दावर मंत्री हार जाता है, तो ये सोचने वाली बात है कि ऐसा कोई वेव नहीं वहाँ था। वेव क्यों नहीं काम किया? वेव नहीं था। आप इस भ्रम में मत रहिए। हाँ, लोग साइलेंट थे और उसमें वो चौंकाने वाला परिणाम सामने आया है। वो अंडर करंट था। अंडर करंट। और ये बात तो हम लोग शुरू से ही कह रहे थे कि फील्ड में कहीं एंटी इनकम्बेंसी जो है वो दिख नहीं रही हाँ, है। ये बात मैं बराबर कहता हूँ कि जब भी बदलाव हो की बात होती है तो बहुत सारी चीजें आपको नजर आने लगेंगी। इसीलिए बार बार ये चीजें हो रही थी कि देखिए हम लोग सब पर बात तो हो रही थी सारी सीटों पर, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा था कि फाइट किसी को कुछ नहीं मालूम है क्या हो सकता है, फाइट एकदम सारी सीटों पर टाइट है। बार बार यही हो रहा था। 35 तो क्लियर हम लोगों ने दे दिया था और इसी 35 पर खेल हो गया। ये नतीजा है। हाँ, इसी 35 का ये है। नतीजा है और इस चीज को समझना पड़ेगा। जो हमारे दर्शक है हम उनको बताएं कि ये 35 का ही नतीजा है कि यहाँ पर देखिए हम टाइट फाइट कर रहे थे कि ये टाइट फाइट है और भी कई सीटों पर हमने टाइट फाइट की थी, लेकिन अब चूंकि अब हम लोगों को भी एग्जिट पोल देना था तो हम लोगों ने दिखाया कि नहीं, यहाँ पर हम ये लोगों ने चीजें- इसलिए पहले दिन ये क्लियर भी कर दिया था हाँ। कि 35 का पेंच है, यही 35 डिसाइड करेगा। और वही 35 उसी 35 सीट ने डिसाइड कर दिया। तो ये 35 के पेच नहीं, ये कमाल कर दिखाया है कि 56 सीटें फिलहाल इंडिया फोल्डर के हाथ में हैं। और देखिए कितनी ज़्यादा बढ़त। मुझे लगता है कि ये जो 4 सीटें यहाँ से खिसकी हैं, क्या वही सीटें यहाँ गई हैं? रंजन जी, क्या आपके आंकड़े कह रहे हैं? देखिए कौन कौन सी सीटें लूज की हैं ये एक बार देखना हाँ, पड़ेगा कि कौन कौन सी सीटें नहीं। चूंकि देखिए अगर सिल्ली लूज हुआ है तो वो तो आजसू का था, आजसू के खाते में तो वो नहीं, वो- बीजेपी वाली सीटें, वो- बीजेपी हाँ, वाली सीटें। बीजेपी तो- नहीं, और निरसा में भी वो CPI-ML को मिर्जा गया की है। सीट गई है एक, CPI-ML को। बीजेपी ने लूज किया है वहां से। हाँ, और वो CPI-ML को और गया। वो माले को गया है। वो माले को गया है। सिंदरी भी बीजेपी ने लूज किया है तो वो भी माले को गया है। 2 सीट तो बीजेपी ने माले से लूज किया है और 1 सीट बीजेपी ने माले से गेन किया है, वो बगोदर वाली सीट, और वो भी चौंकाने वाला जो है वो परिणाम है। चलिए अब तो चर्चा कुछ को हम राष्ट्रीय- खत्म इस करें, चर्चा को क्योंकि- यही करके सुबह से यही चर्चा हो रही है तो लोगों को थोड़ा आराम दे। PM पहुंचे होंगे बीजेपी ऑफिस। हाँ, वो तस्वीरें हम लाइव दिखाएंगे। तो चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं वहीं। पहले वहाँ पीएम पे- का संबोधन, महाराष्ट्र की जीत, यूपी के उपचुनाव, बिहार के उपचुनाव पर जीत के बाद झारखंड के लिए क्या कह रहे हैं उसे सुनने के लिए आप सीधे चलते हैं पीएम के संबोधन में।